हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा बीपीएससी सेकेंड फेज। आज आपकी बहाली आ गई है और नोटिफिकेशन भी आ गया है। अभी बीपीएससी के साइट पर नहीं दिया है, कुछ देर में आपको शो करने लगेगा। आप उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जब डिटेल में आ जाएगा तो उसका डिटेल वीडियो भी हम आप लोग को दे देंगे। अभी शॉर्ट वीडियो हम आप लोग को दे दिए हैं और शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा, है ना। अभी जो आपको बताया गया था किस किस डेट में आपको सारा चीज होने वाला है। चलिए, तो ये सामाजिक विज्ञान का आपका आज होगा टेस्ट नंबर आपका 17। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। बिल्कुल दोस्तों आपको एनसीईआरटी से ही आपको सारे सवाल हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ये होगा और 6 to 8 और 9 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सामाजिक विज्ञान आपको कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में सामाजिक विज्ञान तो आपको पूछा नहीं जाता है। लेकिन विशेष रूप से आपका 6 to 8 और 9 10th के लिए है, क्योंकि उन्हीं बुक से आपको लिया गया है। और डेली आपकी जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है। तो बिल्कुल आप लोग 9 बजे तैयार रहिए एकदम। और आप लोग नीचे कमेंट भी करते चलिएगा जो भी आपका आंसर होगा। ये हमारा नंबर है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न देखिएगा आज का पहला, फटाफट एक बार वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन मैं यहां पर देखिए आप लोग को नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊंगा, ठीक है। दो चार सेकंड आपके पास समय रहेगा। आप लोग अपना कमेंट कर लीजिएगा। जो लोग का कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है तो अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी आपका सवाल हो एग्जाम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, तो चैनल सब्सक्राइब करके आपका जो भी सवाल होगा सवाल आप पोस्ट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और आंसर हो जाएगा आपका लोथल, है ना। लोथल जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब माना जाता है। मतलब कि लोथल जो था एक बंदरगाह था आपका। पतन मतलब क्या होता है? बंदरगाह, है ना, जहां पर पानी वाला जहाज आकर के लगता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को ही दोस्तों कहा जाता है ना। मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है पूछा जाता है कई बार। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों आपको मृतकों का टीला। क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल का एरिया था ना, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला जो आपका कह सकते हैं शहर, है ना, तो वो था आपका मोहनजोदड़ो ही था आपका, ठीक है। मोहनजोदड़ो ही था आपका, ठीक है। चलिए, एक चीज यहां पर पूछा जाता है, कई बार मैं आप लोग को अलग अलग चीज बताते रहता हूं। तो एक चीज हमको बताइएगा कि मालिक के साथ, है ना, मोहनजोदड़ो से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का, है ना, मालिक के साथ दोस्तों कुत्ता को दफनाया गया। कहां से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ये साक्ष्य प्राप्त हुआ था आपको रोपड़ से, ठीक है। रोपड़ कहां है भाई साहब? तो रोपड़ जो है आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है। रोपड़ कहां है? तो रोपड़ से आपको ये मिला था, आपको मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर सवाल है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? दूसरा प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो वो संधि हुआ था दोस्तों पुरंदर का संधि। कौन सा संधि था? वो था पुरंदर का संधि। फटाफट आप लोग छाप दीजिएगा। पुरंदर का संधि हुआ कब था? 1665 में। देखिए, कोई भी चीज को छापने के लिए ना मतलब कि कमेंट करने से याद हो जाता है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, उससे हमको कोई फायदा नहीं है ना। उससे हमको इसलिए आप लोग कहते हैं ताकि लिखने से ना बार बार पुरंदर की संधि लिखिएगा और वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1665 ईस्वी हुआ था आपका, ठीक है। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? शिवाजी के अगर पिता की हम बात करें दोस्तों, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी, ठीक है। शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके माता का क्या नाम था, इनके माता का नाम था दोस्तों आपको जीजाबाई, है ना। इनके माता का क्या नाम था? जीजाबाई इनके माता का नाम था, ठीक है। अगर इनके पूछे कि इनका संरक्षक कौन था, बताइए, है ना। शिवाजी के संरक्षक कौन था दोस्तों? तो इनका संरक्षक जो था इनके दादाजी कोंडदेव थे, है ना। इनके दादाजी जो थे कोंडदेव इनके संरक्षक थे। अगर पूछे कि इनके गुरु कौन था दोस्तों, इनके गुरु थे आपको रामदास, है ना। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास इनके गुरु थे। तो इतने सारे चीज आपको मैं बता दिया, याद रखिएगा दोस्तों।
है ना। शिवाजी जो थे दोस्तों ये मराठा राज्य के संस्थापक भी थे, ध्यान रखना है। शिवाजी जब अपना राज्याभिषेक कराए थे दोस्तों, तो राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, तो 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनका राज्याभिषेक कौन किया था, तो गंगा भट्ट, है ना, गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर सवाल कह रहा है कि 1945 में, जी हाँ 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने के तबाह हुए नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है। देखिए आपको पता है कि ये 1945 ईस्वी में दोस्तों, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, और ये परमाणु बम था आपका, है ना। और ये जो गिराया गया था ये जापान पर था आपका द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त आपको याद है ना, 6 अगस्त और आपका 9 अगस्त, डेट याद रखना है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराया गया था आपको। हिरोशिमा पर पहले गिरा था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था आपका, ठीक है। देखिए 6 अगस्त को जो बम गिरा था ये, इसको लिटिल बॉय नामक बम का नाम था आपका, और जो 9 अगस्त को गिरा था दोस्तों नागासाकी पर, वो फैटमैन नाम था आपका, है ना। ये बॉम्ब का नाम था, इसका नाम रखा गया था आपका, ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैटमैन, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि ये जो घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी, तो 3 सितंबर, है ना, 3 सितंबर दोस्तों 1939 को ये शुरुआत हुई थी, और जाकर के 1945 में आपको ये समाप्ति हुई थी आपका। और यही जब परमाणु बम गिराया गया ना जापान पर, उसके बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हो गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। बुलंद दरवाजा का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये अकबर के द्वारा किया गया था। और अकबर जब विजय उपलब्ध, मतलब विजय, गुजरात विजय किया था आपका, है ना, गुजरात पर लड़ाई हुआ था और उस पर जो विजय प्राप्त किया था, तो उसकी मतलब खुशी में, है ना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया गया था बुलंद दरवाजा का आपका, ठीक है। तो कहा गया जी, प्रश्न है आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आपका, है ना, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1556 में ये इसका राज्याभिषेक होता है, और 1605 ईस्वी तक दोस्तों ये राजा रहता है आपका। आंसर हो जाएगा 1556 से 1605 तक, याद रखिएगा। गुजरात में जो लड़ाई हुआ था, गुजरात विजय जो हुआ था, तो किसके साथ लड़ाई हुआ था, मुजफ्फर शाह तृतीय के साथ हुआ था, है ना। मुजफ्फर शाह तृतीय और अकबर के बीच ये लड़ाई होता है दोस्तों, और उसमें आपका गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, और यहां से आपको एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो मैं बहुत सारे सवाल यहां पर अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए असहयोग आंदोलन, अगर हम सबसे पहले इसको अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का, है ना, नागपुर अधिवेशन हुआ था। और 1920 में देखिए 2 अधिवेशन हुआ था, एक तो हुआ था नागपुर अधिवेशन और एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था 1920 में। तो यही नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिला था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिला, तो नागपुर अधिवेशन में। ये निलंबित क्यों किया गया था, तो निलंबित इसलिए किया गया था कि चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गया था, जिसमें दोस्तों एक मतलब थाना में आपको 22 सिपाहियों को मतलब जिंदा जला दिया गया था ना, इसी के वजह से आपको ये घटना हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, है ना। ये जो चौरी चौरा घटना हुआ था दोस्तों, ये 5 फरवरी 1922 की ये घटना है, इसी समय आप ये हुआ था। और फिर 12 फरवरी, है ना, 12 फरवरी को मतलब कि इसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट में देखिए आपको पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1920 से लेकर के 1922 तक आपको असहयोग आंदोलन चला था। एक पूरा डेट याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त को हुई थी, है ना, 1 अगस्त 1920 को हुई थी दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
है ना। तो बहुत सारे सवाल है इससे, असहयोग आंदोलन से बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? बहुत सारा कारण था। 1919 का रॉलेट एक्ट कानून था आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर कमेटी रिपोर्ट था आपका, भारतीय स्वराज की मांग थी आपका। तो बहुत सारा कारण था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? है ना, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखिए इनाम भूमि बहुत इंपॉर्टेंट भूमि था, और इनाम भूमि मतलब वो भूमि था ना जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को देते थे। है ना, किसको दिया जाता था? जो विद्वान होता था या फिर जो धार्मिक व्यक्ति होता था उसको इनाम भूमि दिया जाता था। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर की, भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये शुरुआत जब हुई थी कब? इसका डेट आपको याद है ना, 8 अगस्त 1942। नहीं याद है तो याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और ये नारा दिया गया था आपको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा, ये नारा आपका दिया गया था। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था दोस्तों, ये बंबई के ग्वालियर टैंक से दिया गया था ना। बंबई के ग्वालियर टैंक से भाषण देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि उसी समय ये आंदोलन मतलब नारा दिया गया था। और 8 अगस्त को तो ये शुरुआत हुआ था, लेकिन 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1942, जी हाँ 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया, और उसमें दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सभी को कैद करके जेल में डाल दिया गया था। जितने भी महत्वपूर्ण थे आपको, है ना, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी को गिरफ्तार करके दोस्तों डाल दिया गया था आपका। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और यही दोस्तों जब 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त को जीरो आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 11 अगस्त 1942 की जो घटना आपको याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 वाला पटना सचिवालय पर दोस्तों, है ना, वो नवयुवक लोग झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे 7 लोग, है ना, याद है ना। अभी भी देखिए सचिवालय के पास है, वहां पर बना हुआ है ये 7 लोगों का, है ना, और नाम भी लिखा हुआ है कि वो 7 लोग कौन कौन थे जो झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। पटना सचिवालय में आप जाकर देखे होंगे, है ना, वहां पर जो 7 लोग हैं वो यही था आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? देखिए नील दर्पण एक नाटक था, और नील दर्पण के लेखक यहां पर पूछ रहा है दोस्तों कि नील दर्पण के लेखक कई बार पूछा गया है, दीनबंधु मित्र है आपके नील दर्पण के लेखक, याद रखिएगा। और नील दर्पण जो पुस्तक है ये लिखी जो गई थी 1859 ईस्वी में नील दर्पण पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, नील दर्पण जो पुस्तक लिखी गई थी, तो आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि नील दर्पण, है ना, नील, तो नील से जैसे ही आपके दिमाग में आया होगा, है ना, नील आंदोलन जो हुआ था आपको चंपारण में दोस्तों, है ना, 3 कठिया पत्ती वाला, तो वही नील जो किसान थे, तो नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण इसमें किया गया है आपको, है ना, नील जो किसान थे उसकी दुर्दशा का चित्रण इसमें किया गया है, नील दर्पण, है ना। चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है, नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन इसमें किया गया है आपको। ठीक है, चलिए, और 1917 ईस्वी में दोस्तों चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह नील किसानों को लेकर के शुरू किया था, वो भी आपको पता है। राजकुमार शुक्ल जी आमंत्रित किए थे गांधी जी को आपको, है ना, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में, है ना, फिर उसके बाद गांधी जी आए थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में क्या बतावे आपको? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम लिखे थे, गीत, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है आपका, और पहली बार 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में आपको ये गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कौन नहीं जानता है ना, जिन्होंने जनगण मन हमारे भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, और जो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्या होगा? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है? राजाराम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को। देखिए मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। अगर आपको नहीं याद है तो ये चीज आप याद करिएगा। बालाजी विश्वनाथ जो राजा बने थे, तो ये कब से कब तक थे? तो 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी को दूसरा प्रवर्तक माना जाता है मराठा राज्य का आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर।
10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, है ना। सबको पता है कि मुगल राज्य की जो भारत में नींव पड़ी थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी, है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तीनों युद्ध याद रखिएगा, पानीपत वाला 1526, 1556 और 1761, है ना। तीनों के बारे में भी हम डिटेल से यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मुगल वंश का जो नींव पड़ा था दोस्तों, वो प्रथम जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपका 1556 में, याद रखिए, सॉरी 1526 में, 56 नहीं, 1526 में, है ना। किसके किसके बीच होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजयी होती है और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है आपका। दूसरा जो युद्ध होता है पानीपत का, तो वो होता है 1556 ईस्वी में, है ना। 1556 में युद्ध होता है दोस्तों दूसरा पानीपत का, जिसमें हेमचंद और अकबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें अकबर विजयी होते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो 1761 में होता है आपका, ठीक है, 1761 में होता है, और जिसमें मराठा और अफगान के बीच में युद्ध होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में, 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी कहां पड़ता है? तो ये दोस्तों हुआ था आपको पश्चिम बंगाल, नदिया जिला में पड़ता है आपको, भागीरथी नदी के तट पर यह आपका युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था भाई, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1556 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1556 नहीं, 65 में, मैं उल्टा बोल दिया, 1565 दोस्तों, है ना, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, याद रखिएगा। और इसी युद्ध में विजयनगर राज्य का दोस्तों पतन हो गया था। और एक युद्ध और है हल्दी घाटी का युद्ध, जो हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, है ना। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था आपका, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो ये पूरा युद्ध आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे। देखिए अफीम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका ब्रिटेन और चाइना के बीच में। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था दोस्तों आपको अफीम युद्ध। अफीम युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? तो चीन की भारी पराजय हुई थी, है ना। किसकी पराजय हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, चीन की आपको, है ना, भारी पराजय हुई थी इसमें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, तभी बता दिए दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, तभी बताए थे। पानीपत की प्रथम हुई थी आपको 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ था 56 में अकबर और हेमू के बीच में, है ना। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें विजयी कौन हुए थे? तो अकबर इसमें विजयी हुए थे, याद रखना है। हेमू जो था दोस्तों ये हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था आपका, है ना। हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो हरियाणा का था, रेवाड़ी का रहने वाला था हेमू आपका। अगला प्रश्न हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए एनसीईआरटी का तो आप ले सकते हैं हमारे यहाँ बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए, जहां आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक एमसीक्यू नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। सॉरी, एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये नंबर है आपका व्हाट्सएप, आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है। और क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा, है ना। कल अभी ऑफर चलेगा, है ना। ये 2-4 दिन अभी ऑफर इसके लिए आपको, आप सभी के लिए हम फिर से कर दिए हैं, तो जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का आप लाभ उठा लीजिएगा, है ना। आप इसमें एकदम मिनिमम कॉस्ट, है ना, ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, एकदम मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि भारत में 7वीं शताब्दी, प्रश्न कह रहा है कि भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए 5वीं शताब्दी में, भारत में तो प्राचीन ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन यहाँ जब 5वीं शताब्दी बोल दिया है तो 5वीं शताब्दी में हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। 5वीं शताब्दी में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसने किया था? कुमार गुप्त के द्वारा यह स्थापना हुआ था। कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो 436 ईस्वी में, है ना। 436 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, यानी कि 5वीं शताब्दी में होती है। सॉरी, अच्छा यहाँ पर देखिए 7वीं शताब्दी दिया है ना। ऐसे यहाँ पर 5वीं पूछना चाहिए, 5वीं में हुआ था आपको नालंदा विश्वविद्यालय का, है ना। 436 ईस्वी में आपका इसका स्थापना हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा ना। यहाँ आंसर सी हो जाएगा, 5वीं यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि 1932 में, जी हाँ 1932 जैसे ही आता है दोस्तों तो दिमाग में आना चाहिए क्या? दिमाग में क्या आना चाहिए? गांधी जी और BR अम्बेडकर आना चाहिए, है ना। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था 1932 में ही हुआ था दोस्तों। आपको क्या? पूना पैक्ट, आधे ना पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में? BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था
तो 1932 में यहाँ पर पूछ रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों किया गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। क्योंकि हरिजन पत्रिका किसकी है? हरिजन पत्रिका भी निकाली गई थी दोस्तों, किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी एक हरिजन पत्रिका आपका। और ये हरिजन पत्रिका ध्यान रखना है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि हरिजन जो नाम दिया गया था दलित को, जो दलित वर्ग से हैं, SC ST जो वर्ग से हैं, वो हरिजन कौन नाम दिए थे? तो गांधी जी के द्वारा ही ये नाम दिया गया है हरिजन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है ना। हरिजन में अगर कहें कि हरिजन में भारत के सबसे बड़े नेता कौन है, तो वो है आपके BR अम्बेडकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए जगजीवन राम कौन थे, तो जगजीवन राम के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री, है ना, भारत के प्रथम दोस्तों श्रम मंत्री कौन थे? तो भारत के श्रम मंत्री प्रथम यही थे, जगजीवन राम, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का किया गया था, टकसालित किया गया था। जी हाँ, 1 रुपया का सिक्का आपसे पूछ रहा है। 1 रुपये का सिक्का किसके द्वारा टकसालित किया गया था, ये आपको बताना है। कौन था दोस्तों 1 रुपया का सिक्का किसके शासनकाल के दौरान? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? वो था दोस्तों आपको शेरशाह। जी हाँ, शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह के बारे में तो आपको एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि इसका मकबरा आपको बिहार में पड़ता है। और इसका कहाँ है बिहार में? तो सासाराम में, है ना। शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम आपको बिहार में है, याद रखना। इन्होंने ही दोस्तों 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया था भारत में आपको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए शेरशाह अपना जो मतलब जो अपना विस्तार जो किया था अपने साम्राज्य का, वो विवाह के माध्यम से ही इन्होंने भी किया था दोस्तों, है ना। शेरशाह शादी किया था किससे? तो एक विधवा पत्नी से किया था। और विधवा किसकी विधवा थी? तो शेरशाह ने दोस्तों ताज खां किरवानी की विधवा पत्नी लाडली बेगम से इन्होंने शादी किया था। और शादी करने के बाद क्या हुआ कि शेरशाह को लाडली बेगम से विवाह करने के बाद चुनार का किला मिल गया इसको, और उसमें जो अपार खजाना जमा किया गया था वो इसके हाथ लग गया, शेरशाह के हाथ में। और शेरशाह ने उस खजाना से क्या किया? तो अपनी सेना को संगठित किया और हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, शेरशाह ने क्या किया? हुमायूं को हराया। और हुमायूं को कौन से युद्ध में हराया था? तो याद है ना, चौसा का युद्ध। नहीं याद है तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध और दोस्तों आपका बिलग्राम का युद्ध, है ना। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को पराजित किया था, है ना। और दिल्ली आगरा पर ये कब्जा कर लिया था दोस्तों। शेरशाह सूरी चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है, चांदी का रुपया चलाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए तो वो था आपका शेरशाह। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? देखिए साबरमती आश्रम के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे ही दोस्तों गांधी जी आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, उसके बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कब? तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था 1916 में। और साबरमती आश्रम में गांधी जी ने दोस्तों साबरमती आश्रम से ही इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। और दांडी मार्च जो इन्होंने शुरू किया था, ये डेट आपको पूछा जाता है, तो 12 मार्च से इन्होंने शुरू किया था आपको ये दांडी मार्च। और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक ये आपका दांडी मार्च चला था आपका। और 6 अप्रैल को जाकर के दांडी में इन्होंने नमक कानून तोड़ा और फिर 6 अप्रैल से ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन दिमाग से निकल गया, सॉरी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 से। और यही नमक जो सत्याग्रह था, इसी के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपका, है ना। तो ये डेट आपको पूछा जाता है कि दांडी मार्च जो हुआ था ये कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, है ना। ये चीज आप यहां से ध्यान रखना है दोस्तों आपका। चलिए आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर की। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है। ये कथन कई बार पूछा गया है कि शेर की तरह भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेर की तरह जियो और खूब दहाड़ो। ये कथन था दोस्तों आपको टीपू सुल्तान का। ठीक है, टीपू सुल्तान दोस्तों वो मैसूर का टीपू सुल्तान जबरदस्त था दोस्तों आपका। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी में टीपू सुल्तान आपका शहीद हो जाता है। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हो जाते हैं श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसी में आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज आप याद रखिए
लीजिएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के तलवार दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था, है ना, बहुत बार चर्चा में रहता है इसका तलवार आपका, ठीक है। टीपू सुल्तान दोस्तों सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते थे? तो टीपू सुल्तान सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज को मानते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 18 नंबर कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? देखिए, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? और यही औरंगजेब जो भेजा था, किसको भेजा था? तो राजा जय सिंह को भेजा था, है ना, मान सिंह नहीं, राजा जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। छत्रपति को हराने के लिए, शिवाजी को हराने के लिए राजा जय सिंह को भेजा गया था। 19 नंबर सवाल है कि गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? देखिए, गंधार कला की सर्वोत्तम जो कृतियां थी दोस्तों, ये किस काल में प्रकट हुई थी? तो आपका मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या हर्ष काल? ये आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में हो जाएगा आपका। वीडियो को आप लोग लाइक कहने किए हैं, है ना, आप लोग लाइक तो कर दीजिए एक बार, है ना, सभी लोग एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आप लोग एक लाइक तो कर दीजिए कम से कम, है ना, ये तो फर्ज बनता है आपका, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां जो हुई थी वो कुषाण काल में हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, आपका कह रहा है कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मद्रास जो है ये किस दुर्ग के साथ संबंधित है? सेंट जॉर्ज दुर्ग, विलियम दुर्ग, सेंट डेविस दुर्ग या फिर सेंट जॉर्ज दुर्ग? देखिए, जो मद्रास है दोस्तों ये आपका सेंट जॉर्ज दुर्ग से संबंधित है आपका, है ना, सेंट जॉर्ज दुर्ग। आंसर हो जाएगा, जॉर्ज कहाँ गया? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना, सेंट जॉर्ज दुर्ग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंट जॉर्ज दुर्ग जो है दोस्तों ये 1699 ईस्वी में, है ना, ये डेट याद रखिएगा, 1699 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने, है ना, फ्रांसीसी डे ने मद्रास नगर की स्थापना की और सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया था। ये याद रखिएगा, किसने किया था? फ्रांसिस डे ने, है ना, किसने किया था? फ्रांसिस डे ने दोस्तों मद्रास नगर की स्थापना की और सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया था। याद रखना है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है ना, मद्रास में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होता है? 1761 में होता है ना, कब होता है? 1761 में होता है। मराठा तोप खाने का कमांडर कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मराठा जो तोप खाना था इसका कमांडर कौन था? तो मराठा तोप खाना का जो कमांडर था वो था इब्राहिम खान। कौन था दोस्तों? इब्राहिम खान गर्दी, है ना, कौन था? इब्राहिम खान गर्दी इसका कमांडर था। अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा गया सवाल है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ गए? ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो ये पुस्तक है दोस्तों ये 1875 ईस्वी में लिखा गया था ना, 1875 में लिखा गया था। आपको बंबई में लिखा गया था। आर्य समाज का बाइबिल भी इसको कहा जाता है ना। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये पुस्तक लिखे थे, ध्यान रखना है ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था, उस नारा का क्या नाम है? वेदों की ओर लौटो, है ना, याद है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 23 नंबर कि कुतुबनुमा का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा था? यानी कुतुबनुमा का मतलब होता है कंपास, है ना, कुतुबनुमा का मतलब हो गया दोस्तों कंपास का व्यवहार जो है यूरोप वालों ने किससे सीखा था? तो ये अरबों से सीखा गया था ना। किसके सीखा था? भारतीयों से नहीं सीखा था, चीनियों से भी नहीं, अफ्रीकियों से नहीं, अरबों से सीखा गया था आपका। किससे? तो कुतुबनुमा का व्यवहार जो है यूरोप वालों ने अरबों से सीखा था। कंपास की खोज से दोस्तों क्या हुआ कि समुद्र खोज में काफी सहयोग मिला इसे, है ना, काफी बल मिला आपका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अरबों से। अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जी हाँ, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, टॉमस जेफरसन या फिर अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। ये सारे अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों, है ना। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था आपका। अमेरिका पर दोस्तों किसका अधिकार था? तो ब्रिटेन का था। और 13 उपनिवेशों पर किसका अधिकार था? तो ब्रिटेन पर अधिकार था आपका, है ना। ये चीज आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर की, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? बताइए, बास्तिल का जो पतन हुआ था ये किस दिन हुआ था? 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789 और 20 अगस्त 1789। ये सवाल तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए, मैंने कई बार बता चुका हूँ। बास्तिल का पतन, तो बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को, है ना, 14 जुलाई 1789 को। वो इसी दिन दोस्तों आपको फ्रांस की क्रांति भी आपकी शुरुआत हुई थी आपका। जब फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी दोस्तों, और बास्तिल के पतन से ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? तो ये आपको याद रखिएगा, लुई 16वां, है ना, लुई 16वां जो था यहाँ का आपका राजा था उस समय। फिर लुई 16वां को फांसी दे दिया जाता है और वहां पर दोस्तों आपको लोकतांत्रिक राजतंत्र शुरू हो जाती है ना, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र शुरुआत होता है वहां पर। लेकिन फिर से फ्रांस में दोस्तों आपको राजतंत्र शुरुआत हो जाता है, कब? तो 1804 ईस्वी में। जी हाँ, 1804 में नेपोलियन आता है और नेपोलियन फिर से वहां पर राजतंत्र स्थापित कर देता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, और ये हाँ आपका एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएगा, ये नंबर आपको दिया गया है ना। बीपीएससी सेकंड फेज के लिए एनसीईआरटी आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे 6 से लेकर के 10 क्लास तक, है ना। एमसीक्यू अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए नोट्स, वो आपको मिल जाएगा 6 से लेकर के फिलहाल अभी 10 तक आपको मिल जाएगा। और अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 तक भी आप लोग को दे दे, लेकिन समय नहीं है ना, तो जहां तक हो सकेगा हम करेंगे। अभी फिलहाल 10 तक आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी 6 to 8 की तैयारी कर रहे होंगे सामाजिक विज्ञान और 9-10 वो अगर नोट्स लेना चाहते हैं एमसीक्यू नोट्स, तो उनको दोस्तों मिल जाएगा। बस आपको इसको याद कर लेना है ना, जितना मैं दूंगा इसको याद कर लेना है। जो टेस्ट हम करवाते रहते हैं उसको करते रहिए और अपना भी सेट प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, ये नंबर भी आपको दिया गया है। प्रश्न है कि 1917 में विश्व युद्ध को अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? देखिए 1917 में कौन सा युद्ध चल रहा था? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना। प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर के 18 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों 1917 में अलग हुआ था, वो था आपका सोवियत संघ। और 1917 में ही अमेरिका इसमें शामिल हुआ था, सोवियत संघ इससे अलग हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। उस समय इसका नेता कौन था? तो लेनिन इसका नेता था दोस्तों। और जब ये अलग हुआ था तो लेनिन युद्ध से अलग होने से बहुत ज़्यादा जुर्माना यहाँ पर देना पड़ा था, है ना। और बोल्शेविक दल का नेता भी लेनिन था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका, हिटलर का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, हिटलर, तो हिटलर जर्मनी का था और इसका जो जन्म होता है वो जन्म होता है कब? तो बताइएगा, इसका जन्म जो हुआ था वो 1889 को हुआ था ना। 20 अप्रैल 1889 को इसका जन्म होता है ना। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है। ऑस्ट्रिया के ब्रौना शहर में, है ना, ऑस्ट्रिया के दोस्तों ब्रौना शहर में इसका जन्म होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि जब खूब गेहूं उपजाओ, जी हाँ ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, कथन है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। ये कथन था दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का, है ना। वुड्रो विल्सन का ये आपका कथन था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए जो शामिल हुआ था वो 1917 में हुआ था आपका, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 1917 में, और 1917 में ही रसिया आपको अलग हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यूरोप का मरीज। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों आपको, है ना, तुर्की को। ये तो सबको याद है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और कल से देखिए नोटिफिकेशन आपको, कल से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, तो कल से आप लोग अपना अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दिया गया है ना। तो आपाधापी नहीं करना है, अपना घर से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा से करना है। अब की बार एक भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई भी सुधार का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, एकदम मतलब कि पैर फूक फूक के रखना है भाई। ठीक है, इस बार पूरे बीपीएससी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखे होंगे अतुल प्रसाद सर का, वो उनके द्वारा पूरा बताया गया है कि इस बार किसी भी प्रकार का आप लोगों को मर्सी नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ गलती करते हैं तो उसमें कुछ भी सुधार नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका यूरोप का मरीज तुर्की, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन बहुत बार पूछा है। तो लाल कुर्ती टुकड़ी का जो गठन हुआ था दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था गैरी वॉल्डी। जी हाँ, गैरी वॉल्डी के द्वारा हुआ था लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन हुआ था। गैरी वॉल्डी जो था दोस्तों
इसको इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया है। गैरिबाल्डी को क्या कहा गया है, नोट करिएगा, इटली के एकीकरण का तलवार। और ये सारे सवाल ना आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। इटली के एकीकरण के 3 रत्न थे, पूछा जाता है इटली के दोस्तों एकीकरण के कितने रत्न थे, तो 3 रत्न थे इटली के एकीकरण के। कौन कौन थे, तो जोसेफ मेजनी थे, गैरिबाल्डी थे और काउंट कावूर थे, है ना। जोसेफ मेजनी थे, गैरिबाल्डी थे और काउंट कावूर थे। ये 3 रत्न कहे जाते हैं दोस्तों इटली के एकीकरण के, ठीक है। चलिए एक चीज पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, बताइए तो। यंग इटली, है ना, यंग इटली की स्थापना किसने किया था, जल्दी से बताइएगा। यंग इटली की स्थापना किया गया था मेजनी के द्वारा 1831 ईस्वी में, है ना। किसने किया था, मेजनी ने किया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 32 नंबर कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपको 1838 में हुआ था। मैं इतना बता दिया हूं, अब आपको बताना है कि ये कहां हुआ था। तो जर्मनी में नहीं हुआ था, रूस में नहीं हुआ था, फ्रांस में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन जो था ना ये मजदूरों का आंदोलन था ना, मजदूरों द्वारा ये शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था वयस्क मताधिकार प्राप्त करना, क्योंकि मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। और ब्रिटेन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं को, है ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था ब्रिटेन में, 1928, रट लीजिएगा, है ना, 1928 में दिया गया था आपको ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कंबोडियो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था, बताइए। कंबोडिया जो है, कंबोडियो नहीं कंबोडिया यहाँ पर कर लीजिएगा। तो कंबोडिया जो है दोस्तों ये फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था। कंबोडिया जो फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था वो बना था 1873, गलत है, 74 भी गलत है, 62 भी गलत है, 63 में, है ना, 1863 में बना था आपका, ठीक है। जिनेवा समझौता के बाद बना था, 1954 में हुआ था जिनेवा समझौता। इसी के बाद दोस्तों कंबोडिया को स्वतंत्र किया गया था आपका, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं हम, प्रश्न नंबर है आपका 34 नंबर कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। तो अभी आपको बताए थे ना कि 12 मार्च से लेकर के कब तक चले थे, तो 6 अप्रैल तक, है ना। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को, है ना, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। 6 अप्रैल 1930 से आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 को, और फिर इसी समय से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गई थी, ठीक है। चलिए और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, बताइए तो। 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। भाई साहब ये डेट याद मत, मतलब भूलिएगा नहीं, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून हो गया। फलांग शटल, जी हाँ, फलांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था, बताइए तो। फलांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था, तो फलांग शटल जो मशीन है दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो 1773 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1773 में। निर्माण किसने किया था, जॉन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन के द्वारा 1773 में दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर की वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष दी गई थी, बताइए। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में, अभी ना आपको बताए थे, अभी ना आपको बताया कि वयस्क मताधिकार कब दिया गया, 1928 में दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी, है ना, वयस्क मताधिकार। चलिए भारत में दोस्तों वयस्क मताधिकार अनुच्छेद कितने में है, 326, है ना। भारत में अगर पूछे कि वयस्क मताधिकार अनुच्छेद कितने में है तो 326 में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर है कि वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था। जी हाँ, पहला भारतीय राजा पूछ रहा है जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था, तो वो था दोस्तों गुजरात का सोलंकी शासक। जी हाँ, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। जी हाँ, गुजरात का सोलंकी शासक था मूलराज द्वितीय, जो पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को दोस्तों हराया था आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि किसके शासन काल में, बताइएगा दोस्तों, किसके शासन काल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था, बताइए। किसके शासन काल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो ये आया था दोस्तों इल्तुतमिश के शासन काल में, है ना। चलिए
है ना, किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश को दोस्तों कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर की, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तभी ना आपको बताए थे 1565 का तालीकोटा का युद्ध, याद रखना है एकदम। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। नेक्स्ट प्रश्न है, चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? देखिए, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925, याद रखिएगा, है ना। ये डेटवा आपको याद रखना है ना, 9 अगस्त भाई साहब 1925, है ना। 9 अगस्त 1925। 1925 में एक और हुआ था, है ना। 1925 में एक चीज और हुआ था जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, वो भी आपको पूछा जाता है। फिलहाल अभी इसको देख लीजिए कि काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। और ये 9 अगस्त जो है, ये जो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग पकड़ाए थे। इसके तहत जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, सभी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो सचिंद्र नाथ सन्याल थे ना, उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आपका प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किसको फांसी नहीं दी गई थी, तो नहीं किसको दिया गया था? सचिंद्र सन्याल और एक और थे दोस्तों मनमथ नाथ, है ना। एक और थे यहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान है, खुदीराम बोस है, रोशन लाल है। जिसको आपको यहाँ पर कहा फांसी नहीं दी गई थी, तो फांसी नहीं दिया गया था आपको खुदीराम बोस को, है ना। खुदीराम बोस को यहाँ पर फांसी नहीं दिया गया था, ये भी चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, है ना। और खुदीराम बोस के अलावे भी एक लोग और थे जिनको नहीं दिया गया था, वो थे मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष से कठोर कारावास की सजा दी गई थी आपका, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, खुदीराम बोस। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा तो ये 40 नंबर ही सवाल था टोटल यहाँ पर अभी, है ना। और ये आंसर दे दिया गया है। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ये हमारा बीपीएससी सेकेंड फेज की जो बहाली चल रही है, अभी देखिए फिलहाल जो आपकी वैकेंसी है वो तो ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा ये बोला गया है कि जो बीपीएससी फर्स्ट फेज जो एग्ज़ाम हुआ है ट्री 1 वाला, उसमें बहुत सारा सीट खाली रह गया है, तो वो वाला सीट हम इसमें जोड़ देंगे, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा इसमें सीट अभी वैकेंसी आने वाली है। तो भाई साहब जो अभ्यर्थी चूक गए हैं ना, वो घबराइएगा नहीं, तैयारी में लगे रहिए। 2 महीना कहाँ है, अब तो 1 महीना आपके पास समय है, मात्र 1 महीना। यही 1 महीना में आपको जो करना है, आपका किस्मत बदलना है तो किस्मत बदल जाएगा, नहीं बदलना है तो नहीं बदलेगा, ठीक है। यही 1 महीना है जो आपको किस्मत बदल देगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप अगर आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, अगर आपको सामाजिक विज्ञान चाहिए, रिजल्ट लेना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत भीड़ है भाई साहब, बहुत तैयारी करना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत चीज़ याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बैठ कर रात भर, तब काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जितना आपको मैं पीडीएफ दूंगा 6 to 8 आपका, और आपका 9, 10 है ना, 6 to 8 और 9, 10 तक आपको यहाँ पर एनसीईआरटी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, एमसीक्यू के रूप में मिल जाएगा। नहीं कि एमसीक्यू का मतलब देखिए बहुत सारे लोग नहीं समझते, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, जिस अनुसार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उस अनुसार से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, चैप्टर वाइज बनाया गया है। हर एक चैप्टर से लगभग 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक, मतलब कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा चैप्टर है हिस्ट्री में जिसमें 100 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से आपको है। तो यहाँ पर बहुत सारा कलेक्ट किया गया है, जिसमें 2-4 हज़ार सवाल होगा लगभग, है ना। सभी चैप्टर मिला करके 6 से लेकर के 10 क्लास तक, है ना। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। और यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो मात्र 351 चार्ज है। ये आपका 2 से 3 दिन के लिए आपको 351 है, फिर आपका ये फी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अभी नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिएगा। बस जितना आपको पीडीएफ दिया गया है उसको आपको रट जाना है, उसके अलावा जो टेस्ट चल रहा है टेस्ट आपको देते रहना है, घर में एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहना है ना। आपका काम हो जाएगा, फालतू का इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा ज़्यादा। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने का मतलब जो हमारे बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े हुए थे, है ना, बीपीएससी जो फर्स्ट फेज में जुड़े थे, सिर्फ उनके लिए 50% की छूट है ना। उनका भी 2 ही दिन का ऑफर है, 2 दिन के बाद आपको भी फी बढ़ जाएगा, है ना। तो जो बीपीएससी सेकेंड फेज में जुड़े हैं, अगर नहीं लिए हैं तभी मात्र उनका 175 लगेगा, यानी कि 50% ऑफ है। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, यही नंबर हमारा फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, एक बार आप इसको पढ़ करके देखिएगा। 78 है, 57 है, 82, 43, 10 है
और जो भी पेमेंट करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट यही नंबर, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, इस पर आप हमको क्या करिएगा, भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको सारे मटेरियल है ना 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के अंदर आपको सारा मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आपको उसको क्या करना है, अपने ड्राइव में है ना, गूगल जो ड्राइव होता है उसमें सेव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो व्हाट्सएप में ना कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे करके उड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसको अपने मोबाइल में गूगल जो ड्राइव होता है उसमें धीरे धीरे करके आप सेव कर लीजिए, डाउनलोड करके, ताकि वो फिर डिलीट ना हो सके, है ना। फिर आपको परेशानी हो जाएगा अगर डिलीट हो जाएगा तो, है ना। उसको अपना ड्राइव में सेव कर लीजिए ताकि जिंदगी भर आपके पास वो बना रहे, जब भी आपको मौका मिले उसको आप देख लीजिए। तो मात्र 351 है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं फटाफट। ये नंबर है आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना। और यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट करके। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, एक ग्रुप भी अलग बना हुआ है बीपीएससी सेकंड फेज वाला, उसमें आपको जो टेस्ट डेली वाइज होता है वो टेस्ट वाला भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अभी फिलहाल आपको पीछे जितना हुआ है, पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग दोस्तों यहाँ पर अभी आपको 125 पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना, जिसमें पूरा एनसीईआरटी होगा, कुछ कुछ हिंदी इंग्लिश वाला भी उसमें होगा पीडीएफ, है ना, सारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए हम तो कहेंगे कि हिंदी इंग्लिश पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार 30 से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 में मात्र आपको 9 नंबर लाना है ना, मात्र 9 को सही करना है, 9 नंबर आप ले आइएगा, आराम से आएगा 9 नंबर दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें पास कर जाइएगा और उसके बाद ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो एक जाते जाते लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। किसी प्रकार का आपको सवाल होगा तो सब्सक्राइब करके आप मैसेज कर दीजिएगा हमको कमेंट में, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।